तो बच्चों अपन ने बायो-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन में रिंग के सेंटर पे भी निकाल लिया था, पूरी रिंग, सेमी रिंग, क्वार्टर रिंग ऐसे एक्सिस पे। तो मैं बोलता बच्चों ए बी ऑन ए बी ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग, ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग, बी ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग on its axis है ना, उसकी एक्सिस पे। तो अब सुनना बच्चों, ए जैसे करंट कैरिंग रिंग है और इसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लो, बहुत ध्यान से समझना बच्चों। ये पी पॉइंट है ना, जो कि एक्स डिस्टेंस में, एक्स डिस्टेंस में कोई पॉइंट पी है, यहां पे पी निकालना है। तो बोल दो बच्चों छोटे छोटे एलिमेंट बनाए मैंने, ये इसमें भी आई करंट जा रहा है, इसमें भी आई करंट जा रहा है, देखो बोलो। तो बोल दो बच्चा ये देखो ये डिस्टेंस है आर, हेलो। तो बोल दो इसमें भी करंट आई जा रहा है और इसमें भी करंट आई जा रहा है, ये आर डिस्टेंस पे। ये देखो ये कोई छोटे छोटे एलिमेंट ऐसे खूब सारे एलिमेंट मैं आमने सामने लिए, देखो ये दोनों एलिमेंट आमने सामने दिखा रहा हूं। ऐसे हर एलिमेंट के सामने भी एक एलिमेंट होगा, ओके। इनकी वजह से बी निकालते हैं। तो बोल दो बच्चों इसकी वजह से जब बी निकालूंगा तो ये मैं बोल दूं ऐसा नजर आएगा पेपर में, एक छोटा सा एलिमेंट बाहर आ रहा है तो तेरे को यहां से डॉट नजर आएगा और यहां क्रॉस नजर आएगा। ये रिंग 2D में ऐसी नजर आएगी और ये पी पॉइंट ऐसा नजर आएगा। लो रिंग तेरे को 2D में इधर बाहर से देखूंगा तो एक लाइन नजर आएगी। बच्चों ये रिंग आधी बाहर आ रही है, ये देखो ये बाहर आ रही है और अंदर वाली को डॉटेड से बना दी है। ये आधी रिंग बाहर आ रही है और आधी अंदर जा रही है, ये यू है रिंग। तो इधर से देखूंगा तो ये ऐसा नजर आएगा ना, स्ट्रेट लाइन। यस सर। हाँ अच्छा बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो मतलब रिंग का हर एलिमेंट से डिस्टेंस पी पॉइंट की आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंदर होगी। हर एलिमेंट की डिस्टेंस देखो, रिंग के जितने भी, देखो कौन बन गया, ये देखो रिंग से यहां से कौन बन जाएगा, ये पूरा कौन है, ये देखो ये सर्कल ऐसा नजर आएगा तेरे को। और मैं बोलता बच्चों इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट है, ये कौन बन गया ऐसा, इधर देख इधर बना रहा हूं, बोलो ये कौन बन जाएगा पूरा यू। बोलो बच्चों यस सर। कुछ समझ आ रही है? हेलो। तो बोलो हर एलिमेंट से डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंदर हो जाएगा, बोलो। यस सर। अच्छा और मैं बोलता बच्चों ये छोटा सा एलिमेंट यू नजर आएगा, यहाँ देखो ये एलिमेंट यू नजर आएगा आपको छोटा सा, ये देखो बाहर आता हुआ, यहाँ से बाहर आता हुआ छोटा सा एलिमेंट। और मैं बोलता थंब को इधर रखूंगा तो ऐसे सर्कल बनेंगे, यहाँ पे देखो ये थंब को यू रखूंगा तो ऐसे सर्कल बनेंगे, देखो। तो बोलता यहाँ पे भी यू आएगा, देखो तो देखो ये सर्कल बड़ा होता जाएगा। तो बोलता ये वाला सर्कल देखो यहाँ डायरेक्ट साइड सीधा बना रहा हूं मैं, तो बोलता कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे। ये देखो ये बी इधर आएगा तो इसके सर्कल बनेंगे और ये बी इधर होगा। ये डी, बोलो यस हेलो। यस सर। तो बोलो बच्चों इस एलिमेंट की वजह से बी इधर होगा, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। और बोल दो बच्चों सामने वाला एलिमेंट है जो नीचे एलिमेंट होगा, इसमें थंब को अंदर की तरफ रखो, देखो इसमें करंट अंदर आ रहा है, देखो यहां से करंट बाहर आया था यूं और यहां से करंट बाहर आके यहां से अंदर गया था। तो मैं बोलूं थंब को अंदर रखूंगा तो यहां पे भी इधर आ जाएगा। डिट्टो वैसे का वैसे सिमेट्री से देखो ये देखो इधर आ जाएगा बी और सेम वही वैल्यू आएगी सर। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस भी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगी, देखो क्योंकि नीचे भी आर है, देखो। तो बोल दो आर ऊपर आर नीचे इधर एक्स है तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंदर होगी, ये डिस्टेंस भी। लो हाँ तो बोल दो बच्चों इस एंगल को अगर मैं फाई बोल दूं और इधर देखो तो मैं बोल दूं बच्चों ये जो बी आएगा, मैं बोल दूं आमने सामने वाले कंपोनेंट इधर देखो यहाँ पे भी बना रहा हूं, तो बोल दूं आमने सामने वाले कंपोनेंट का ये वाला भी एड हो जाएगा, देखो
क्योंकि सिमेट्री से अगर ये एंगल फाई होगा तो ये भी फाई होगा। देखो ये डिट्टो वाई कैलकुलेशन, क्यों? क्योंकि ये 90 तो ये भी 90, ये इधर एक डिट्टो जैसा ऊपर वैसा नीचे है, और वो तो ये 90 है, ये फाई है, तो ये 90 माइनस फाई, यहां पे भी ये 90 माइनस फाई, और ये 90 माइनस फाई, तो ये फाई सामने वाला देखो, ये ट्राइंगल के तीनों का टोटल, तो वो तो ये फाई। हेलो, चलो बाद में लिखेंगे इसको, तो सर समझ में आ रही है सारी बात। तो वो तो ये वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे और ये वाले कैंसिल। देखो ये फाई फाई वाला है, तो वो तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट db cos फाई ऊपर वाले का, और db cos फाई इसका, तो 2db cos फाई हो जाएगा। देखो Yes, sir. और मैं बोलता बच्चों इसके वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये db sin फाई, और वो तो इधर भी db sin फाई, तो वो तो सारे db sin फाई कैंसिल हो जाएंगे। हेलो, तो वो तो ये दोनों कैंसिल हो गए। Yes, sir. तो मैं बोलूं अल्टीमेटली इस रिंग के जितने भी एलिमेंट है, उन एलिमेंट में डायमेट्रिकली अपोजिट एंड के जो एलिमेंट है उनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एक्सिस के अलोंग वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे और परपेंडिकुलर वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये मैंने डायग्राम बना के बहुत अच्छे से समझ लिया। Yes, sir. मैं बोल दूं फाइनली सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हॉरिजॉन्टली या एक्सिस के अलोंग आएगा आगे की तरफ। ये देखो ये ऐसे ही आमने सामने वाले ये भी होंगे, तो इनकी भी देखो कैंसिल होगा के फाइनली इधर आएगा। तो मैं बोल दूं बच्चों ये फुल एंड फाइनल ये db cos फाई, तो बोल दूं b नेट ये db cos फाई का इंटीग्रेशन, तो ये तो दो कंपोनेंट का है, ऐसे में बोल दूं सारे कंपोनेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ db cos फाई होगा। सारे एलिमेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। ये तो आमने सामने वाले ऐड करें तो दो आया, ऐसे खूब सारे एलिमेंट है बच्चों। Yes, sir. पर सर क्या आप गारंटी लेते हो सारे एलिमेंट का बी सेम आएगा इस पॉइंट पर? हाँ, क्यों? क्योंकि देखो बच्चों ये डिस्टेंस इतनी है उतनी है, तो इनका तो सेम हो गया, और मैं बोलूं बच्चों इनका कंपोनेंट भी सेम आएगा। ऐसे ही यहां देखो ये पूरा कौन होगा, तो बोलूं जैसे इस वाले एलिमेंट का भी देखो ये डिस्टेंस वही आएगी, पीछे वाले एलिमेंट की भी डिस्टेंस वही आएगी, तो बोलूं सबकी डिस्टेंस r² प्लस x² का रूट अंडर आएगी। और देखो यहां तक तीन चीजें होती है, तो मैं बोलूं db लिखूंगा, db की वैल्यू क्या लिखोगे बोलो? तो वो तो dB में क्या क्या चीज आएगी? I म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आएगा, तो ये तो कांस्टेंट है। फिर आएगा I सारे एलिमेंट में करंट सेम है। देखो ये कोई सा भी एलिमेंट ले लो पूरी रिंग में करंट सेम है बोलो, तो I सेम है। dl सारे एलिमेंट की लेंथ अपॉन r²। बताओ r² क्या होता है? तो मतलब एलिमेंट से जिस पॉइंट पर b निकालना उसकी डिस्टेंस। बायो-सावर्ट लॉ में r² क्या होता था याद है? छोटे से एलिमेंट से जिस पॉइंट पर b निकालना उसकी डिस्टेंस। तो बोलो हर एलिमेंट से डिस्टेंस फिक्स है, ये वाली देखो स्मॉल r, देखो बच्चों ये वाली डिस्टेंस r² प्लस x²। तो बोलो पूरे कोन के सारे एलिमेंट की डिस्टेंस सेम है। देखो हेलो बोलो बच्चों। Yes, sir. अरे बच्चों सोफ्टी का जो कोन है उसके सरकमफ्रेंस, सोफ्टी के कोन की जो सरकमफ्रेंस है उससे याद है बॉटम डॉट की डिस्टेंस सेम होती है, सारी कर्व लेंथ सेम होती है। बोलो तो बोलो बच्चों ये r² हो जाएगी, इस r की वैल्यू रख देना, r² प्लस x² का रूट अंडर, ये r² ये x² का रूट अंडर, पाइथागोरस से ये डिस्टेंस निकल जाएगी। तो मतलब सारे एलिमेंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस p पॉइंट की डिस्टेंस सेम है। देखो ये सारे एलिमेंट से इस p पॉइंट की डिस्टेंस सेम है, ये रहा p पॉइंट। ओके तो ये db नहीं r²। अच्छा idl अपॉन r²। अब बोल दूं ये sin थीटा, sin थीटा। बताओ sin की थीटा की जगह फाई लिख दूं? सही है? हेलो बोल ही नहीं रहे। अरे ये कौन सा एंगल होता है? बायो-सावर्ट लॉ में जो एंगल आता है ये कौन सा होता है? बताओ तो सही, ये एंगल कौन सा एंगल होता है बताओ? हाँ ये होता है बच्चों करंट की डायरेक्शन यानी कि L की डायरेक्शन, जो करंट की डायरेक्शन है, तो एलिमेंट की डायरेक्शन और R की डायरेक्शन
एलिमेंट से पी पॉइंट की डिस्टेंस का जो वेक्टर होता है उसके बीच का एंगल। तो बोल दो बच्चों ए करंट की डायरेक्शन तो आउटवर्ड है, यहाँ पे देखो ये रही करंट की, और बोल दो ए इस एलिमेंट से आर पी पॉइंट को मिलाने वाली डिस्टेंस ये रही, तो बोल दो 90 डिग्री एंगल है, देखो। हेलो Yes. Yes, sir. ये देखो ये आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर और ये एलिमेंट की लेंथ है, तो बोल दो 90 डिग्री एंगल आ रहा है, देखो। बोलो। Yes. और बोलो तो यहाँ पे भी 90 आ रहा, देखो ए ये देखो यहाँ पे भी 90 आ रहा, ये आर वेक्टर हो गया और ये अंदर जा रहा है एलिमेंट, तो बोल दो यहाँ पे भी 90 डिग्री, तो बोल दो सारे एलिमेंट 90 डिग्री पे, देखो ए सारे पूरे कोन के एलिमेंट 90 पे, देखो ये छोटा एलिमेंट और इसको मिलाओगे तो ये 90 डिग्री, ए एलिमेंट और इसके बीच में 90 डिग्री। अरे यार देखो ना बच्चों, यार इसको फील लो, इमेजिन करो, ये देखो ये रिंग आधी बार आ रही है एलिमेंट और यहाँ पे पी पॉइंट है, तो बोल दो इसको मिलाने वाली लाइन और ये 90 डिग्री एंगल ही तो हुआ एलिमेंट के बीच में। Yes, sir. Okay. ऐसे पीछे सबके 90 डिग्री है, तो बोल दो यहाँ पे साइन 90 आएगा। हेलो ये समझ में आ गई साइन 90 कैसे आया? ए ये बच्चा समझ ही नहीं पाता 90 डिग्री कैसे आया, तो बोल दो सारे एलिमेंट के लिए सब सेम है। और आर स्क्वायर की वैल्यू रख दो बच्चों, आर स्क्वायर कितना होगा, तो हर एलिमेंट की डिस्टेंस पी पॉइंट से इस पी पॉइंट से कितनी होगी, इस पी पॉइंट से, तो बोल दो हर एलिमेंट की डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर का स्क्वायर, ए आर स्क्वायर ये डिस्टेंस होगी रूट, और मेरे को नीचे बायो सावर्ट लॉ में आर स्क्वायर चाहिए होता, दिया गया, तो आ जाओ, तो ये डीबी आया और इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाले एंड होंगे, तो बोल दो बच्चों ये बी नेट कितना हो जाएगा, बी नेट एट पॉइंट पी, मैं बोल दूं बी नेट एट पॉइंट पी बराबर डीबी कोस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई कैंसिल हो जाएगा, तो बोल दूं डीबी कोस फाई का इंटीग्रेशन करो, डीबी कोस फाई का इंटीग्रेशन, तो यहां से मैं बोल दूं बच्चों जैसे कोस फाई का इंटीग्रेशन करोगे म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट से कैंसिल हो गया और साइन 91, और मैं बोल दूं कोस फाई एक नया आ गया, क्यों, क्योंकि कोस फाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एडिशन करना है और पूरी रिंग के लिए, तो बोल दूं बच्चों सारे एलिमेंट का म्यू नॉट और आई तो बाहर आ गया अपॉन 4 पाई बाहर आ गया, और बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, क्योंकि ना आर बदल रहा है ना एक्स बदल रहा है, एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर बी की वैल्यू यही रहेगी, और डीएल cos फाई, तो डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर, पहले तो देखो cos फाई कांस्टेंट है या बदल रहा, बताओ हर एलिमेंट का cos फाई कांस्टेंट है या बदल रहा, पहले तो ये बताओ, तो बोल दो सॉरी मैं बोल दूं बच्चों ये एंगल इधर देखो, मैं बोल दूं बच्चों ये एंगल फाई है और ये एंगल फाई है, तो ये 90 है, याद है ये 90 क्योंकि बी परपेंडिकुलर होता है सर्कल पे, तो बोल दूं ये फाई है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस फाई, तो ये फाई आ गया, देखो, तो मैं बोल दूं हर एलिमेंट के लिए फाई हो गया, देखो, और ये फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोल दूं cos फाई लिखो, cos फाई, तो बोलो यहां से cos फाई कितना आ जाएगा, इस ट्रायंगल से cos फाई डार्क कर रहा हूं इस ट्रायंगल को, बोलो cos फाई की वैल्यू, बोल मेरे बच्चे cos फाई क्या होता है, cos थीटा, मैं बोल दूं बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इस वाले ट्रायंगल का जिसका एंगल फाई है ले रहे उसका बेस ही हो गया r, तो बोल दो r अपॉन और हाइपोटेनस ही हो गया स्मॉल r, जो कि r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट अंडर है, हेलो, तो यहाँ पे लिख दो अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं तो ये भी फिक्स है हर एलिमेंट के लिए, ये चाहे ये एलिमेंट है तो इसके लिए भी cos फाई बेस अपॉन हाइपोटेनस, इस वाले के लिए भी बेस वही आ जाएगा, ये बेस आर हो जाएगा, ये देखो ये बेस आर हो जाएगा और हाइपोटेनस वही हो जाएगा, बोलो, तो बोल दो हर एलिमेंट का बेस आर और हाइपोटेनस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, तो बोल दो ये भी कांस्टेंट है, तो cos फाई भी बाहर आ गया, हेलो, और cos फाई की वैल्यू अगली स्टेप में लिख दूंगा, और डीएल का इंटीग्रेशन, और डीएल का इंटीग्रेशन में बोल दूं पूरी रिंग के लिए 2 पाई आर हो जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर हो जाएगा, तो बच्चों थोड़ा सा इसमें इमेजिनेशन ज्यादा है, तो मैं बोल दूं ये डेरिवेशन थोड़ा सा भारी पड़ता है लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो बोल दो बच्चों यहां से देखो कितना आ जाएगा, तो यहां से देखो बी नेट कितना आ जाएगा, यहां लिख रहा हूं, इसके बाद वाला डेरिवेशन यहां लिख रहा हूं, तो बोल दो बी नेट बराबर ये सब आर म्यू नॉट आई अपॉन बच्चों 4 पाई यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और मैं बोलता हूं बच्चों cos फाई की वैल्यू r अपॉन दिस रूट, तो मैं बोलता हूं वो रूट जुड़ के इसका 3/2 बना देगा, पहले से पावर 1 है, पावर 1 गया और रूट इससे आगे पावर 1 + 1/2 3/2 हो जाएगी,
और डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर। हेलो, तो बोल दो बच्चों, ये पाई से पाई गया और 2 से 2 गया, तो बोल दो ऊपर आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन नीचे बचा 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द फाइनल आंसर। ये याद भी होगा आपको आंसर, 12th क्लास में रटा भी होगा इसको, हालांकि 12th में शायद ये डेरिवेशन भी था। बोलो। बच्चों सुनो, इस पूरे डेरिवेशन में जो इंपॉर्टेंट बातें वो बता देता हूं। सारे एलिमेंट से डिस्टेंस 90 डिग्री पे, हर एलिमेंट से जो आर वेक्टर है वो 90 पे, क्योंकि देखो करंट इसमें आउटवर्ड आ रहा है तो ये आउटवर्ड करंट हो रही है, डिस्टेंस 90 डिग्री पे। यहाँ पे इनवर्ड जा रहा है तो भी 90 डिग्री है, यहाँ पे यू है तो भी 90 डिग्री है। देखो ये एलिमेंट, तो मैं बोलता हूँ डीएल वेक्टर और आर के बीच में 90, तो यहाँ साइन 90 आया, ये इंपॉर्टेंट बात है। और मैं बोलता हूँ बच्चों, सारी डिस्टेंस सेम है, पूरा कौन से पॉइंट पी, एक्सिस के पॉइंट पी की डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर है, तो आर की वैल्यू आर, बायो सावर्ट लॉ में आर की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गई, उसका स्क्वायर करना होता है बायो सावर्ट लॉ में, याद करो। एलिमेंट से डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो लिख दिया। सारे एलिमेंट में आई सेम है, डीएल सेम है, आई डीएल का इंटीग्रेशन कर दिया और सोल्व करा तो cos फाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो गए, एक्सिस के अलोंग वाले कंपोनेंट ऐड हो गए, तो आंसर क्या गया? डीबी cos फाई का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी cos फाई। हेलो, तो डीबी cos फाई का इंटीग्रेशन, और जैसे इंटीग्रेशन करा बच्चों तो ये आंसर आ गया। हेलो, cos फाई की वैल्यू रख दी, आंसर ही आ गया। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। डायमेंशनली चेक कर लो करेक्ट है क्या, तो म्यू नॉट आई ऊपर आर स्क्वायर आ रहा है, नीचे देखो पावर 3/2 स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये 3 हो गई पावर, और 3 से 2 कटा तो नीचे आर आ गया। सही बात है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर कल निकाले नहीं था आपने, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर रिंग का। हेलो, तो वो तो डायमेंशनली करेक्ट है, करो इसको नोट करो, 1 मिनट आया। हाँ बोलो बच्चों, कर लिया? तो मैं बोल दूं, रिंग की वजह से एलोंग एक्सिस होता है, लेकिन बच्चों डायरेक्शन का भी ध्यान रखो। तो मैं बोल दूं बच्चों, इधर देखो डायरेक्शन तो राइट हैंड थंब रूल से देख लूंगा, और अवे फ्रॉम एक्सिस ही आता है, अवे फ्रॉम सेंटर ही आता है। सर ऐसा जरूरी है क्या? जब करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, अभी करंट उल्टा होता तो टुवर्ड सेंटर आ जाता। सर दिखाओ एक बार, बताता हूं, थोड़ा डायरेक्शन देखते हैं। ये देख, वो तो ये यूं है करंट, तो देखो करंट, मैं एक और तरीका बताता हूं, आप या तो राइट हैंड थंब रूल से इस पे सोचो कि ये करंट यूं आ रहा है तो इधर होगा, या यूं सोच लो करंट की डायरेक्शन में कर्ड फिंगर रखो तो थंब भी बी की डायरेक्शन बताता है। रखो कर्ड फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखो, ये देखो करंट बाहर आ रहा है, देखो 3D डायग्राम समझ में आ रहा है, ये वाली रिंग बाहर आ रही है, देखो आधी, ये समझ में आ रहा है क्या? तो राइट हैंड की कर्ड फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखोगे तो थंब बी की डायरेक्शन दे देगा, तो बी करे, और यही करंट उल्टा कर दोगे तो करंट बाहर से अंदर जा रहा, देखो यूं, तो मेरी कर्ड फिंगर्स को यूं रखोगे, देखो यूं, तो थंब इधर आएगा तो बी इधर आ जाएगा, तो एक्सिस के अलोंग कब सेंटर की तरफ आएगा और कब अवे, तो वो करंट की डायरेक्शन में आपका कर्ड फिंगर्स रखना। सीधे आपका कर्ड फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में रखो, यूं रखोगे तो अंदर आ गया बी, और यूं रखोगे तो बी बाहर आ गया। ओके सर, तो सर बी की डायरेक्शन निकाल लेंगे हम, और ईएमआई में ढंग से देखेंगे। ओके सर, अब इधर देख बच्चे, बी का फॉर्मूला क्या है एक्सिस पे, बी ऑन एक्सिस, वो तो म्यू नॉट, इस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया सिंगल टर्न की वजह से। ये एक टर्न हो, तो अगर ऐसे एन टर्न होते तो बच्चों ऐसी कोई पूरी रखी होती तो ऐसे एन टर्न लिपटे होते तो खूब सारी, जैसे आप देखते हो ना ट्रांसफार्मर वगैरह में लिपटी भी होती है, आप पंखे वगैरह में निकालते हो तो याद है पूरी कोयले लिपटी भी होती है, आपके कूलर में मोटर पे विंडिंग्स लपटी भी होती है। ये पता वाइंडिंग क्यों लपेटते हैं? ताकि खूब सारा बी बने, एक कॉइल की वजह से इतना बन रहा तो एन कॉइल की वजह से कितना बनेगा, तो बोल दो इनटू एन टाइम्स।
हेलो, तो वो तो ड्यू टू एंट्रेंस। हेलो, बोल बच्चे। हेलो, अच्छा, इसका जब ग्राफ बनाते हैं, अब इतना अपने सिलेबस में है नहीं, इसका ग्राफ बनाते हैं तो सेंटर पे बी मैक्सिमम होता है और एक्स के साथ ऐसे घटता है, और बच्चों एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है। अब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर इतनी बातें बताने जितना कोई मतलब नहीं है। ये देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सर क्या होता है, बताता हूं, थोड़ा सा बताता हूं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब जब कर्वेचर चेंज होती है वो r/2 होता है। कितना होता है बच्चों, r/2। ये बस ये याद रख लेते, तो ये b बोल दो सेंटर पे मैक्सिमम होता है, देखो। हेलो, और इनफाइनाइट पे फिर से जीरो हो जाता है। सॉरी, फिर से क्या, इनफाइनाइट पे जीरो हो जाता है। हेलो, तो रिंग की वजह से बी ऐसे बदलता है। r/2 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, स्लोप चेंज होती है। देखो यहाँ पे पहले इधर तक ये स्लोप बढ़ती जाती फिर वापस घटती जाती है। खैर छोड़, तू तो ये देख ले, ये कर्व ऐसा होता है, खत्म बात। सेंटर पे मैक्सिमम भी होता है। जब x की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये चीज मैक्सिमम आएगी, देखो ना। नीचे जैसे जैसे x बढ़ेगा नीचे वाली चीज बढ़ेगी तो घटता जाएगा। तो वो तो इनफाइनाइट पे देखो x बराबर इनफाइनाइट पे 0 आ जाएगा, देखो। अच्छा बता, x बराबर 0 रख दूं तो मैं बोलूं कल वाले रिजल्ट आ जाएंगे जो सेंटर पे भी आया था वो, क्योंकि x बराबर 0 मतलब सेंटर पे आ गए। एक्सिस पर, अरे यार ये x क्या है बच्चों, एक्सिस पर डिस्टेंस याद करो, x ये था p पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस। अगर x 0 होगा तो सेंटर पे आ गया पॉइंट। x 0 होते ही पॉइंट सेंटर पे आ गया, देखो। तो रखो x बराबर 0 इसमें, तो इसमें x बराबर 0 रखो बच्चों। तो बोल दो x बराबर 0 रखो, तो बोल दो x बराबर 0, पुट x बराबर 0, एट x बराबर 0। देखो कितना आया। ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस। रखो x बराबर 0, तो बोल दो x बराबर 0 का मतलब क्या, सेंटर। एट सेंटर, x बराबर 0 का मतलब क्या बच्चों, एट सेंटर। हेलो, क्योंकि ये जो x था वो सेंटर से डिस्टेंस थी, तो x 0 करते ही सेंटर पे आ गए। रखो इसमें x 0 कितना आ रहा, देखो सेंटर वाला रिजल्ट आ रहा है क्या। करो x बराबर 0 कितना आ रहा है, तो x 0 करते ही ऊपर आ जाएगा म्यू नॉट i r² इंटू n अपॉन नीचे आ जाएगा बच्चों x 0 करते ही 2 r² की पावर 3/2, और बोल दो r² की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे r³ से r² कैंसिल हो गया, तो बोल दो बच्चों ये आ जाएगा b8o म्यू नॉट i अपॉन 2r म्यू नॉट i अपॉन 2r। ये देखो r² से कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर, ये क्यूब से 2, तो r इंटू n, तो बोल दो n टाइम्स आ गया। बिल्कुल सही बात है। लो, अगर n टाइम की रिंग होगी तो सेंटर पे म्यू नॉट i अपॉन 2r एक रिंग का आता, तो n रिंग का म्यू नॉट i अपॉन 2r इंटू n आएगा। खूब सारी रिंग रखोगे तो खूब सारा आएगा। एक रिंग का म्यू नॉट i अपॉन 2r आता है सेंटर पे, तो n रिंग का म्यू नॉट i अपॉन 2r इंटू n आएगा। और चाहो तो भी n हटा दो, एक रिंग का ही चलने दो, तो मैं तो एक रिंग की वजह से एक्सिस पर इतना होता है, तो सेंटर पे जब रखोगे तो n हटा दो, चलो। तो एक रिंग की वजह से सेंटर पे देखो आ गया सेंटर वाला आंसर। हेलो, तो बोल दो जो एक्सिस पर b निकाल लो, ये जनरलाइज फार्मूला, इसमें x बराबर 0 रखोगे तो सेंटर का आ जाएगा। अच्छा बताओ बच्चों, इसमें x बराबर 0 तो रख दिया आपने, अगर x बराबर इनफाइनाइट रख दूं तो कहां पे निकल रहा है x, एट x बराबर इनफाइनाइट, तो बोल दो बहुत दूर निकाल रहे हो आप। हेलो, चलो या फिर एक काम करते हैं, इनफाइनाइट की जगह बहुत दूर निकालते हैं, तो मैं बोलता हूं ये x इज मच मच ग्रेटर देन r। बहुत बहुत दूर निकाल रहा हूं, इनफाइनाइट पे तो 0 आ जाएगा, बहुत दूर निकाल रहा हूं, तो बोलता हूं अगर x बहुत बड़ा हो गया, x अगर r के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो गया, जैसे एक छोटी सी रिंग है और आप यहां निकाल रहे हो, हेलो बहुत दूर, याद है ऐसा आपने पहले कहीं पढ़ा है डाइपोल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में नहीं पढ़ा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से बहुत दूर निकालते हो, तो याद करो 2 kp अपॉन r³ आता है एक्सिस पे, और परपेंडिकुलर टू एक्सिस kp अपॉन r³ आता है, याद करो। डाइपोल की एक्सिस पर बहुत शॉर्ट डाइपोल, सर शॉर्ट डाइपोल का क्या मतलब है, याद है डाइपोल पर अगर बहुत दूर चले जाते हैं तो डाइपोल छोटा मानते हैं अपन, याद करो डाइपोल का जो लेंथ है उसके कंपैरिजन में बहुत दूर, तो याद करो अप्रोक्सीमेशन से फॉर्मूला आया था अपने, याद करो बड़े बड़े
डेरिवेशन कराया था 2.4 मान के निकाला था। फिर जब r इज मच मच ग्रेटर देन a था तो अपन ने r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को याद है r स्क्वायर लिख दिया था, तो नीचे r क्यूब आया था, ऊपर p बन गया था तो 2kp अपॉन r क्यूब बन गया था, याद करो। तो मैं बोलूं बच्चों मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये छोटी सी करंट कैरिंग रिंग की वजह से अगर निकालोगे बहुत दूर तो बोलूं ये छोटी सी बार मैग्नेट बन जाएगी, जैसे वहां डाइपोल बना था यहाँ पे बार मैग्नेट बन जाएगी। बोलो चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं। तो रखो अगर r बहुत x बहुत बड़ा होगा तो मैं बोलूं बच्चों x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लगभग x स्क्वायर हो जाएगा। r मच्छर, r को मच्छर मान लिया। हेलो बोल ही नहीं रहा, बोल बेटा। हाँ तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दो, तो जैसे एक्स स्क्वायर लिखोगे तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 नीचे एक्स क्यूब आ जाएगा, तो वो तो बच्चों बी बन जाएगा, ए बी ऑन एक्सिस। ये सेंटर पे बन गया था, ए सेंटर आ गया था ये, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा एक्सिस में बोलो। तो मैं जैसे ही एक्स स्क्वायर पे आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखूंगा 2 से 2 कट के एक्स क्यूब आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब। सर ये तो दूर दूर तक वो फॉर्मूला नहीं आ रहा, अभी आएगा। बार मैग्नेट वाला फॉर्मूला, जैसे वहां डाइपोल होता है यहाँ पे बार मैग्नेट बनेगी। सर कैसे बता रहा हूं, एक्सिस पे बहुत दूर ही आ जाएगी। अब देखो बच्चों, इधर देखो, इधर देख, ये हटा दो बच्चों। अब इधर सुनना, मैग्नेटिक मूवमेंट, करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक मूवमेंट, इधर देखो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। एम मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, किसी भी करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक मूवमेंट। याद है अपन ने डाइपोल मूवमेंट लिखा था P बराबर, बोलो डाइपोल मूवमेंट क्या होता था, तो याद है डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट होता था बच्चों P बराबर Q इंटू सेपरेशन बिटवीन चार्ज, और डायरेक्शन होती थी माइनस से प्लस। हेलो ऐसे बच्चों सुनना, ये मैग्नेटिक मूवमेंट तो होता है, एक तो करंट कैरिंग कॉइल और एक बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट भी पढ़ेंगे अपन, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल पॉजिटिव पोल की तरह बिहेव करता है, याद है मैंने बताया भी था, डाइपोल पढ़ाया था तब। मैग्नेट का नॉर्थ पोल डाइपोल के पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, और मैग्नेट का साउथ पोल डाइपोल के नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। यहां से मैग्नेटिक लाइन निकलती है और यहां आती है, जैसे डाइपोल में प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और माइनस में आता है, तो मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू दिस। तो यहां पे बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट, बार मैग्नेट का जैसे वहां पे डिस्टेंस 2a होती थी और चार्ज Q होते थे, यहां पे डिस्टेंस 2l होगी, और यहां पे चार्ज की जगह बच्चों पोल स्ट्रेंथ m होती है, पोल स्ट्रेंथ m। तो यहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट जो बार मैग्नेट का बनता है वो होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन बिटवीन पोल, ये होता है, और डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। हेलो वही माइनस से प्लस वाली। तो बोलूं वहां पे चार्ज होता है, यहाँ पोल होता है, पोल स्ट्रेंथ होती है, वहां पर लेंथ होती है, यहां पर भी लेंथ होती है। वहां पे याद है सेपरेशन बिटवीन चार्ज 2a होता है, यहां पर सेपरेशन बिटवीन पोल 2l होता है। हेलो ये तो बार मैग्नेट हो गया। तो बोलूं बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू डाइपोल। जो चार्ज का काम होता है वहां पोल स्ट्रेंथ का होता है, जो वहां प्लस चार्ज होता है यहाँ नॉर्थ पोल होता है, जो वहां माइनस चार्ज होता है साउथ पोल होता है। ये मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म खत्म हो गया, चैप्टर आधा मैग्नेटिज्म खत्म हो गया। तो बोलूं बार मैग्नेट विल बिहेव लाइक डाइपोल, वही फील्ड के अंदर फोर्स टॉर्क एनर्जी सब वही। याद है वहां होता था, वहां पे होता था बच्चों P डॉट E, याद है वहां पे होता था P क्रॉस E टॉर्क, P डॉट E माइनस P डॉट E एनर्जी, यहां पे हो जाएगा M क्रॉस B टॉर्क माइनस M डॉट B एनर्जी। हेलो बोल, डिट्टो कट कॉपी पेस्ट। वहां पे होता था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस 2kp अपॉन r क्यूब, बहुत दूर किसी पॉइंट पर, यह हो जाएगा बताओ 2kp, यहाँ पे k की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। याद है वहां पे कांस्टेंट, कूलम्ब्स लॉ में कांस्टेंट कैपिटल क्या आता था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे याद है कांस्टेंट आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो मैं बोलूं वहां k आता था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आएगा, वहां पे p आता है डाइपोल मूवमेंट, यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट कैपिटल M आएगा। हेलो चलो आ जाओ। तो सर अभी हम बार मैग्नेट की बात नहीं कर रहे हैं, ये बातें बाद में करेंगे, छोड़ो इनको।
अभी आप बताओ सर करंट कैरिंग कॉइल की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है? तो देखो एक करंट कैरिंग कॉइल की वजह से भी मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, क्योंकि ये भी तो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। हेलो, मैं बोलता बच्चों एक करंट कैरिंग कॉइल विल आल्सो बिहेव लाइक मैग्नेट, और मैं बोलता हूं अगर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी तो ये भी एक बार मैग्नेट हो गई। याद है इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर होता है, राइट हैंड का कर्व फिंगर करंट की डायरेक्शन में रखो तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आया, तो मतलब इसकी लाइंस क्यों बन रही है? देखो हेलो, बोलो बच्चों, तो बोल दो करंट कैरिंग कॉइल इज आल्सो बिहेव लाइक मैग्नेटिक मैग्नेट। तो मैं बोलता बच्चों इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैं बोलता ये जो बाहर मैग्नेट बनेगी बच्चों इसका एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए पहले मैग्नेटिक मूवमेंट जानो। तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है बच्चों, करंट कैरिंग कॉइल का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो होता है बच्चों I into एरिया, वेयर I is current flowing in the coil, और एरिया वेक्टर याद है एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर, तो एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो इसकी होगी, और ये वेक्टर रिलेशन हो गया, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। तो बोल दो m इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अरे बोलो वेक्टर क्वांटिटी, इट्स यूनिट, बोलो इसकी यूनिट क्या होगी? इट्स यूनिट, बोलो मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट, तो बोलो ये एम्पियर और ये मीटर स्क्वायर, तो बोलो एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। लो बोल बच्चे, और मैं बोलता बच्चों एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, बोलो एरिया वेक्टर याद है कॉइल के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो कॉइल की सरफेस यदि तो परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन है, ये वाली होगी या पीछे वाली, बोलो एरिया वेक्टर की दो डायरेक्शन है सरफेस के परपेंडिकुलर, ये या पीछे। तो सुनना करंट की डायरेक्शन में अपनी कर्व फिंगर रखो, वही करंट की डायरेक्शन में मुड़ी में उंगली रखो, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वही एरिया वेक्टर होगा, तो एरिया वेक्टर इधर आएगा। थंब की डायरेक्शन देखो, वही मुड़ी में उंगलियां रखो तो आपका थंब किधर आता वो, तो वो तो मुड़ी में उंगलियां ही। बोलो बच्चों यूं यूं बना दोगे क्या? मेरे से नहीं बन रहा। हेलो, अरे बना लेना, ये देखिए बोलो बच्चों। हाँ तो बताओ बच्चों, बताओ इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा? तो वो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया बच्चों m बराबर I इंटू पाई आर स्क्वायर, आई कैप, इसको एक्स एक्सिस ले लो तो आई कैप, बोलो चलो अब पहले थोड़ा मैग्नेटिक मूवमेंट सीख लेते हैं, फिर वापिस इस पे आऊंगा। इसको अभी अपन याद है, चलो पहले इसको खत्म करते हैं। इसमें देखो, अब बताओ इसको मेरे को बाहर मैग्नेट से रिप्लेस करना है, तो बोल दो पाई का मल्टीप्लाई पाई का डिवाइड कर रहा हूं ऊपर नीचे। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? पाई का मल्टीप्लाई करते ऊपर पाई आर स्क्वायर, देखो रिंग का एरिया बन जाएगा, और मैं बोल दूं उसको कैपिटल एम लिख पाऊंगा मैं आई इंटू पाई आर स्क्वायर को। तो आ जाओ इस मैग्नेटिक मूवमेंट को पहले यूज कर रहा हूं, फिर वापस मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा हूं। ये हटा दो बच्चों, सेंटर वाला हटा दो। अब आओ, थोड़ा जल्दी मत करो बच्चों, थोड़ी सी चीज तगड़ी है, इससे अपन बाहर मैग्नेट को अच्छे से सीख जाएंगे। तो इधर देख, हाँ बोलो इसको क्या लिखूं? बोल पाई का मल्टीप्लाई पाई का डिवाइड करो तो एक्सिस पे भी कितना आएगा? बोलो म्यू नॉट इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मल्टीप्लाई करा, नीचे पाई का डिवाइड करा तो 2 पाई एक्स क्यूब। बताओ ये क्या हो गया? किसी रिंग के लिए ये क्या, कौन सी क्वांटिटी है? अरे बोलो ना बच्चों, ये मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया ना, आई करंट हो गया और आर रेडियस हो गई, तो मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया। तो मतलब इसको देखो, ये मैग्नेटिक मूवमेंट लिख रहा हूं मैं, तो मतलब ये रिंग का मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया, तो ऊपर आ गया एम, हेलो डायरेक्शन बाद में लिखेंगे एम अपॉन 2 पाई इंटू एक्स क्यूब।
अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करो तो नीचे 4 पाई बन गया और मैं तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट हो गया। तो मैं तो ये देखो 2 kp अपॉन r क्यूब डाइपोल का आता था और यहाँ पे 2 इनटू k की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई p की जगह m अपॉन r क्यूब की जगह h क्यूब, खत्म। इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बंधु ए करंट कैरिंग रिंग से बहुत दूर अगर किसी पॉइंट पर b निकालोगे, किसी बहुत दूर पॉइंट पर b निकालोगे तो बंधु इट विल बिहेव लाइक शॉर्ट मैग्नेटिक बार, इट विल बिहेव लाइक एक छोटी मैग्नेटिक बार। तो इसका 2 kp अपॉन r क्यूब से कंपेयर करके 2 इंटू k की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई p की जगह m करके अपॉन r क्यूब कर दो, खत्म। तो मैं बोलता हूं बच्चों ए सुनो, रिंग की एक्सिस पर अगर ज्यादा दूर नहीं जाते हो, अगर रिंग की एक्सिस पर ज्यादा दूर नहीं जाते हो तो आंसर आता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। ए रट लो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर रिंग के सेंटर पे आना तो x बराबर 0 रख दो, वही आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और अगर रिंग पर बहुत दूर जाना है एक्सिस पर तो शॉर्ट डाइपोल मूवमेंट की तरह जैसे शॉर्ट डाइपोल था वैसे शॉर्ट बार मैग्नेट बन जाएगी। और आंसर 2 kp अपॉन r क्यूब के जैसा का जैसा 2 इंटू k की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई p की जगह m अपॉन r क्यूब की जगह x क्यूब या r क्यूब लिख देना, कोई बात नहीं, खत्म। Yes, sir. तो मैं बोल दूं ए यहां पे देखो ये एक्सिस पर No, it is equivalent to bar magnet. Okay, it is equivalent to bar magnet. Equivalent to bar magnet. Okay, result of bar magnet. Okay. Hello. Yes, sir. चलो. ये short bar magnet होता है. Short. है ना? चलो सर. तो सर समझ में आ गई. अब सर कुछ क्वेश्चन सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करते तब समझ में आएगी सारी बातें। हाँ, बी एट सेंटर if ratio of b at center of ring to be at a point on axis is, बताओ ज्यादा इस टू कम दू या कम इस टू ज्यादा? ए रेशियो ऑफ बी एट सेंटर ऑफ रिंग टू बी एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रिंग इज, तो बताओ पहले ज्यादा लिखूंगा रेशियो में या बाद में? पहले ज्यादा लिखूंगा ना, सेंटर पे ज्यादा होता, मैक्सिमम होता, अभी तो सिखाया था, कर्व नहीं बनाया था। कभी भी रिंग के बी निकालते तो सेंटर पे मैक्सिमम होता और एक्सिस पे आगे जाने पर घटता है, अभी तो सिखाया। हेलो, बोल ही नहीं रहा। हाँ, तो बोल दो बच्चों, दिस इज 8:1, देन x इक्वल टू रेशियो ऑफ बी एट सेंटर ऑफ रिंग to be at point on axis is 8:1, then x equal to what? A. x बराबर r, b x equal to r by 2 root 2, c x बराबर root 3r, d नल। ये रेडियस के कंपेयर में बताना, रिंग की रेडियस के कंपैरिजन में करो बच्चों। अब जिसको फॉर्मूला याद नहीं बर्बाद हो गए। बोलो बच्चों, तो बोल दो बच्चों, सॉल्यूशन में बोलो क्या करोगे? तो बोल दो बच्चों, इधर सुनो, ए बी एट सेंटर, बी एट ओ इज टू बी एट एक्सिस, तो अपॉन में लिख दो ए बी एट ओ अपॉन बी एट एक्सिस। तो बोल दो फॉर्मूला लिखो, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है सेंटर पे, और एक्सिस पे याद है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर नहीं याद है तो बर्बाद। हेलो, तो म्यू नॉट आई गया, 2 गया, तो नीचे आर क्यूब, ऊपर इधर देखो, ये ऊपर जाके आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और नीचे आर क्यूब।
और यहां पे दिया है बच्चों 8:1, खत्म। हेलो, बोलो। अरे बच्चों आवाज ही नहीं आ रही आपकी। हेलो, अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या? जानवरों फॉर्मूला ही तो लगाया है। तो 8r³ बराबर r² प्लस x² की पावर 3/2। और मैं बोलूं बच्चों इसको 2r का क्यूब कर दूं क्या? इसको 2r का क्यूब यहीं पे 8 को भी अंदर ले लेता हूं। 2r का होल क्यूब, क्योंकि 8 भी तो बच्चों 2 का क्यूब है। हेलो, हाँ ये क्यूब से क्यूब गया, दोनों तरफ पावर 3 गई क्योंकि क्यूब रूट ले लिया दोनों तरफ। और मैं बोलूं बच्चों इसको 2 को इधर भेज दिया, तो मैं बोलूं दोनों तरफ स्क्वायर करा तो यहाँ 4r² बराबर, ये रूट हट जाएगा। यहाँ देखो 3 से 3 घंटे के बाद रूट बचा था, तो वो रूट हट गया तो x² प्लस r² प्लस x², तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा बच्चों r√3। बोलो, हेलो, यस सर। खत्म किस्सा। चलो तो सर ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया हमारे को, दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। आ जाओ आगे चलो। बोलो, हाँ अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, if B at center of ring of radius R is BO बराबर 54 टेस्ला। अगर सेंटर पर, रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 54 टेस्ला है, then B at a point at a distance या B on axis, then B on its axis at a point P at a distance x equal to 2√2 r from center will be बताओ। A 27 टेस्ला, B 2 टेस्ला, C 1 टेस्ला, D नन। करो ट्राई। अब बच्चा फॉर्मूला याद करा रहा हूं तेरे को मैं सिर्फ इन क्वेश्चनों से, तो बोलो कैसे करोगे? तो बोल दो बच्चों इधर देखो, एक्सिस पर फॉर्मूला कितना होता है? तो बोल दो एक्सिस पर फॉर्मूला होता है बच्चों म्यू0 I अपॉन I r²। जिनको फॉर्मूला याद नहीं देखो लगातार 2 क्वेश्चनों में बर्बाद हो गए। ये होता है क्या फॉर्मूला? हेलो, अच्छा अब इसको मैं सेंटर के पदों में लिखना चाहता हूं, क्योंकि सेंटर पर 54 टेस्ला पता है और सेंटर में म्यू0 I अपॉन 2 r होता है। तो बंधु पहले x को r की टर्म्स में लिखो, तो लिखो अंदर नीचे म्यू0 I r² अपॉन 2, नीचे लिखो बच्चों r² प्लस x की जगह 2√2 r, तो स्क्वायर भी कर रहा हूं, तो 2√2 का r हो जाएगा बच्चों 8r²। घर पे सोचना 2√2 r का स्क्वायर करा तो 8r² आ गया, क्योंकि 2√2 बच्चों √8 है। 2√2 को √8 भी लिख सकता हूं, और √8 का स्क्वायर 8r², नीचे आ गया 9r²। तो यहां से आ जाएगा बच्चों म्यू0 I r² अपॉन
तो मतलब बच्चों यहाँ पे ट्वाइस 3r की पावर 3r की पावर 2 की पावर 3/2 आएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कितना, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन नीचे 27r³ आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 27r³। अरे बच्चों कुछ भी नहीं, कबड्डी खेल रहा हूं, तो 9r² को 2r का होल स्क्वायर लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल करके, तो 2r का क्यूब, यानी कि यहाँ पे 3r का क्यूब। देखो ना बच्चों, ये 3r का स्क्वायर है ना, तो 2 से 2 कैंसिल, एक क्यूब आ गया, तो 3r का क्यूब 27r³, r³ से r² कट गया, तो मधु ये आंसर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r को अलग करा अपॉन 1/27। तो मधु जो सेंटर पे उसका बाई 27 आ गया, और सेंटर पे 54 है, तो मधु 2 टेस्ला आंसर। हेलो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसके 2 क्वेश्चन इसलिए करा दिए क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में इस टाइप का, खूब रेशो पूछते हैं वो। हेलो, तो दोनों फॉर्मूले जिसको याद नहीं हो सब बर्बाद। चले आगे। यस सर। चलो, तो सर बहुत अच्छे से हमारे को फॉर्मूला याद हो गया, और हमें ये समझ में आ गया अगर फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तो एग्जाम वाले कभी भी बर्बाद कर देंगे। तो सेंटर पर बी मैक्सिमम होता है, इसीलिए रेशो में सेंटर वाला बी हमेशा ज्यादा दिया हुआ होता है। ओके बच्चों, कई बार क्या होता है डेरिवेशन में चीजें भारी भारी आ जाती है, तो अपने को फिर वहां से थोड़ा तसल्ली से निकलना पड़ता है, और फिर उसके क्वेश्चनों पे कंसंट्रेट करना होता है, नहीं तो कोई काम की चीज चूक जाते हैं अपन। चला जाओ। हाँ, ये 2 रिंग ऐसे रखी है, समझ में आ रही है, एक तो यूं और एक यूं रखी थी। समझ में आ रही बच्चों? ब्लू वाली रिंग XY प्लेन में, ब्लू रिंग इज इन YZ प्लेन। देखना बच्चों, हेलो, ये YZ प्लेन में रखी गई है। बोलो बच्चों, और ब्लैक रिंग, यस सर। ब्लैक रिंग इज इन XY प्लेन। अरे कुछ समझ आ रहा है क्या? देखो तो, यस सर। यस सर। तो ये जो सेंटर O है, अच्छा दोनों का कॉमन सेंटर है O, तो सेंटर O पर बी नेट निकालो, बी नेट, दोनों का नेट बी। चलो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल लो नेट बी का, करो ट्राई पहला। और बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालो, ए सेंटर पर, अच्छा दोनों की रेडियस आर है, ए रिंग है, ए रेडियस आर है, दोनों की रेडियस आर, और करंट लिखा है देखो, एक में 3 एम्पियर है ब्लू वाली में, और ब्लैक वाली में 4 एम्पियर है। तो अच्छा सेंटर पर, सॉरी एम नेट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालो, करो। बोलो, तो बताओ बच्चों, ए मैं बोल दूं ब्लू वाली का, ए जो YZ प्लेन में, ए राइट हैंड की पहले एक एक का लो, तो राइट हैंड की कार्ड फिंगर इधर लिखूंगा, तो ए राइट हैंड की कार्ड फिंगर बाहर रखूंगा तो थंब इधर आएगा, तो मतलब इसका बी भी इधर होगा, एम भी इधर होगा। देखो, और सही बात है, मैग्नेटिक मोमेंट और बी की डायरेक्शन तो सेम होती है। हेलो, देख लो बच्चों, हेलो, अच्छा ब्लैक रिंग का किधर होगा? तो मतलब बच्चों ब्लैक रिंग देखो, जो बाहर आ रही है उसमें करंट यूं है, तो मतलब राइट हैंड के एक बाहर जो आ रही है उसमें करंट यूं है, तो मतलब नीचे की तरफ आएगा।
अरे वैसे भी मैग्नीट्यूड निकालना कोई दिक्कत नहीं, तो नीचे आएगा इसका एम और बी। लो मैं तो दोनों परपेंडिकुलर देखो, एक ब्लैक रिंग को 2 बोल रहा हूं, चलो छोड़ो 2 बन छोड़ो, चलो लिख लेते 2, तो मैं तो M2 भी नीचे आएगा ब्लैक रिंग का और B2 भी नीचे आएगा, और मैं तो ब्लू रिंग के दोनों को 1 बोल रहा हूं, तो इसको 2 रिंग बोल दी मैंने ब्लैक को, और ब्लू को 1 रिंग बोल दी, तो मैं तो 1 रिंग का दोनों का M भी इधर आएगा और मैं तो B भी इधर आएगा। बोलो Yes, sir. तो बताओ बच्चों, ए बी नेट कितना आएगा सेंटर पे, तो याद है सेंटर पे, दोनों के सेंटर पे बी नेट, तो ये देखो सॉल्यूशन, तो वो तो बी नेट 8O का मैग्नीट्यूड बोलो कितना आएगा, तो वो तो B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर का रूट अंडर, क्योंकि 90 डिग्री पर 2 वेक्टर होते हैं तो उनका सम स्क्वायर करके रूट कर दो। ये खूब पढ़ा तुमने वेक्टर में, 2 वेक्टर 90 पे होता है तो B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर का रूट अंडर करो बच्चों B1, तो इसका B1 कितना आ जाएगा, तो वो तो म्यू नॉट I1, ए ब्लू रिंग में करंट I2 है, सॉरी I1 इसका करंट है, तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2R का स्क्वायर प्लस म्यू नॉट I2 ब्लू रिंग का अपॉन 2R, दोनों की रिंग की रेडियस सेम है का स्क्वायर, और मैं बोलता बच्चों इसमें से म्यू नॉट अपॉन 2R कॉमन ले लो और अंदर आ जाएगा बच्चों I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, और याद है I1 I2 3 और 4 दिए हैं तो स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 म्यू नॉट अपॉन 2R इज द फाइनल आंसर। हेलो, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 का रूट 5 आ जाएगा, तो ये आ गया बी नेट। बोलो कितने लोगों को समझ में आ गया, कितने लोगों को समझ में आ गया, एंट्रेंस करो जल्दी फास्ट। हाँ अच्छा, अब बताओ बच्चों ए एम नेट कैसे निकालो, एम मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, ए मैग्नेटिक मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पे बोलो मैग्नेटिक मोमेंट, बोलो बच्चों ये क्वेश्चन था मैग्नेटिक मोमेंट, यहां बोलो साइड में, तो बोलो बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट, तो बोलो बच्चों एम नेट बराबर M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर, ए ब्लैक रिंग का ब्लू रिंग का फिर वेक्टर का स्क्वायर करके रूट कर दो, ये एम नेट का मैग्नीट्यूड आ गया। बोलो M1 हो जाएगा बच्चों ब्लैक रिंग का, तो ब्लैक रिंग का ये हो जाएगा बच्चों I1 इंटू पाई आर स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस I2 इंटू पाई आर स्क्वायर ब्लू रिंग का हो जाएगा का स्क्वायर, और ये दोनों परपेंडिकुलर है तो स्क्वायर करके रूट कर दो, तो वो तो पाई आर स्क्वायर बाहर ले लो, ए पाई आर स्क्वायर को रूट से बाहर ले लो, और वो तो अंदर आ जाएगा बच्चों I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, और वो तो I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर कितना आ जाएगा बोलो, तो पाई आर स्क्वायर को बाहर ले लिया और अंदर आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर, और वो तो बच्चों 5 आ जाएगा। Yes, sir. हेलो Yes, sir. यस सर, तो सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हमारे को, बोलो Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो मैं बोलूं बच्चों ए मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो पूरी कैलकुलेशन वेक्टर की तरह होगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। कल मैंने जो क्वेश्चन कराया था उनमें सब में इनवर्ट या आउटवर्ड आ रहा था, तो याद है कभी प्लस और कभी माइनस, याद करो आधी रिंग का अंदर आधी रिंग का बाहर, तो 1/a माइनस 1/b किया था, आधी आधी रिंग दोनों का अंदर आया था एक बार तो दोनों का ऐड कर दिया था, तो मैं तो कल इतनी बात नहीं थी, आज परपेंडिकुलर आए, कल और तगड़े क्वेश्चन कराऊंगा वेक्टर के, ओके। Yes, sir. तो बच्चों नेक्स्ट टर्न पर इसके नेक्स्ट टर्न पर इसके आगे बात करेंगे बच्चों, बाय बाय।